अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2011 का इंटीरियर का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इन डाउन सिंड्रोम द 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं और ये सेक्सुअल डिफेक्ट नहीं है। सेक्सुअल डिफेक्ट ना होने का मतलब ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, किसी एक जेंडर के साथ इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, ये जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये ऑटोसोम होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। हमें पता है कि जो ह्यूमन मेल है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास भी। फीमेल के पास जो है वो 44 ऑटोसोम होते हैं और एक जो है दोनों जो है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के पास 44 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो डाउन सिंड्रोम है वो दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी। अगर किसी में डाउन सिंड्रोम होता है तो इन क्रोमोसोम को कुछ नहीं होता। मसला इन क्रोमोसोम के अंदर आता है, ये 44 की जगह एक बढ़ के क्या हो जाता है 45। तो ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी। अब इन्होंने पूछा है कि भाई जो 21 और कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है, 21वां क्रोमोसोम बढ़ता है। ये हम लाइन से लगाते हैं, क्रोमोसोम को लाइन से लगाकर उनकी जो है वो उनका सीक्वेंस जो है वो बनाना, ये कहलाता है, एक टेस्ट होता है, ये कैरियोटाइप कहलाता है। तो आपका ये पहला क्रोमोसोम है। अगर आप सेल के अंदर देखेंगे तो आपको इसी तरह का एक और मिलेगा, बिल्कुल इतना ही बड़ा, और उसके ऊपर सेम इन्फॉर्मेशन लगी होगी, तकरीबन वही जीन्स होंगी जो इसके ऊपर लगी हुई थी। ऐसे दो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। कहाँ से आया आपके पास? एक आपको फादर से मिला, एक आपको मदर से मिला, तो ये एक जोड़ी हो गई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पेयर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पेयर। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, थोड़ा अजीब सा हो गया लेकिन बराबर होते हैं ये आपका थर्ड पेयर हो गया। जब आप पहुंचेंगे ना 21वें क्रोमोसोम के ऊपर, तो 21वें क्रोमोसोम भी आपके पास कितने होने चाहिए? 21वें क्रोमोसोम भी आपके पास 2 होने चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में इस तरह का एक और होता है, यानी उसके पास 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डाउन सिंड्रोम की। एक क्रोमोसोम कम किस में होता है? आपकी बुक में एक क्रोमोसोम जो कम है वो होता है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, ये डाउन में नहीं होता, टर्नर सिंड्रोम में होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अकर ड्यूरिंग इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? देखिए, इंटरफेस जो है ये वो वक्त है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता लेकिन अपने आप को तैयार कर रहा होता है आने वाली डिवीजन के लिए। जिस तरह से आपके एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स तो बहुत थोड़े से वक्त के लिए होते हैं, लेकिन पूरा साल आप जो पढ़ाई करते हैं वो आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह सेल की डिवीजन तो बहुत छोटे से वक्त में हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा वक्त लगता है सेल को उस डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में। ये वक्त कहलाता है इंटरफेस। अब इंटरफेस के अंदर सेल हर वो चीज़ बनाता है जो उसे डिवीजन के लिए चाहिए होगी। सबसे पहली बात तो अगर आप देखें तो एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये माइटोसिस करना चाह रहा है, तो 2 सेल बनेंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, ऐसे ही है। अगर इन दोनों में 46 जाने हैं तो इसके पास कितने होने चाहिए? अगर 46 हैं तो दोनों में 46 नहीं जा सकते, तो इसके पास होने चाहिए 92। तो होता यही है कि इसके अंदर जो हर क्रोमोसोम है पहले वो ऐसा नजर आता है, फिर हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। ये कॉपी बनाई और उसे अपने साथ अटैच कर लिया इस पॉइंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो इसका मतलब, और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम की कॉपी हो रही है, यानी डीएनए की कॉपी हो रही है। तो ये वाला काम तो होता ही होता है। अच्छा, एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, आपको डीएनए बनाने के लिए ना आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं। ये बात अभी आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डीएनए बनाने के लिए आपको आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं। तो वो भी जाहिर सी बात है, जब आपने डीएनए बनाना है तो पहले आप वो आरएनए बनाएंगे जिससे डीएनए बना सकें। तो आरएनए सिंथेसिस भी होता है इंटरफेस के अंदर। इसके अलावा अगर आप इस तरह से नहीं समझना चाह रहे तो ऐसे समझ लें कि भाई डीएनए को कॉपी करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए होती है, एक एंजाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए बनाने वाला जो एंजाइम है, डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। अब एंजाइम ज़्यादातर क्या होते हैं? एंजाइम ज़्यादातर होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने का तरीका क्या है? पहले डीएनए होता है, उससे बनता है आरएनए, और फिर इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जाहिर है अगर मैं ये वाला एंजाइम बनाना चाह रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज, तो मुझे आरएनए तो बनाना पड़ेगा। तो आरएनए सिंथेसिस भी होता है इंटरफेस के अंदर।
तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो कहा है वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो रफली डबल हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो बहुत आसान सी बात है भाई, ये एक सेल है, इसने डिवाइड करना है दो में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जाने हैं दोनों में, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी जाने हैं, राइबोसोम्स भी जाने हैं दोनों में, गोल्जी बॉडीज भी जानी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जाना है, तो सबका अमाउंट बढ़ जाता है ताकि आधा इसे दिया जाए, आधा साइटोप्लाज्म और आधा साइटोप्लाज्म इसे दिया जाए, तो आप इंटरफेस के अंदर देखते हैं सेल का वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो ये तीनों काम है जो कि इंटरफेस के अंदर होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो ई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेंडल ने परफॉर्म किए थे अपने एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट के ऊपर? तो ये आपने देखा होगा गार्डन पी प्लांट जो है, इसके ऊपर इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत, और इसमें बुक के अंदर रीजंस भी दिए हुए कि क्यों इसने पी प्लांट को चूज़ किया था। फ्लावर इसके बड़े होते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर्स के अंदर कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है, लाइक येलो सीड कॉटिलेडन्स हैं और ग्रीन सीड कॉटिलेडन्स हैं, टॉल जो है वो स्टेम है या डॉर्फ स्टेम है, तो ये कैरेक्टर्स जो हैं बड़े अच्छे होते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसने गार्डन बी को क्यों सेलेक्ट किया था, वो रीज़न ये था कि इस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है, खुद से ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है कि किसी और बराबर वाले प्लांट जो है ना, ये एक पी प्लांट है और ये दूसरा पी प्लांट है, तो इसका पॉलन ग्रेन अगर उड़कर आएगा यहाँ पे तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना ही पॉलन ग्रेन जो है, अपने ही दरख्त के किसी एक फूल का दूसरे पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरा फूल एक्सेप्ट करता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ तब हो सकती है जब आप खुद करवाएं। तो मेंडल को ये बात बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ मुझे पता होगा कि मैंने कौन से प्लांट का पॉलन ग्रेन उठाकर लगाया है इसके अंदर, क्योंकि खुद से अगर कोई पॉलन ग्रेन आता है तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स के अंदर मिक्सिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट है, इसके अंदर जो है वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये दूसरा प्लांट है, पी प्लांट है ये भी, इसके अंदर वाइट वाले होते हैं, ठीक है, अल्लाह, इसके अंदर वाइट वाले होते हैं। तो मैंने इसका पॉलन ग्रेन उठाकर इसके अंदर लगा दिया। अब मुझे पता है ना मैंने इस वाले का वाइट वाले का लगाया है, अगर खुद से क्रॉस पॉलिनेशन होती तो ये जो बराबर में एक और पी प्लांट है जिसपे पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, इसका भी उठ के आ जाता खुद ब खुद, तो रिजल्ट जो है वो मिक्स हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस वाइट वाले के अंदर पर्पल वाली जीन भी मौजूद है, तो चूंकि ऐसा नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन करवानी पड़ती है, खुद से नहीं होती, तो ये एक बड़ा एडवांटेज था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। ओके जी, अ मैन हु इज नॉर्मल फॉर कलर विजन। अब अगर मर्द जो है वो नॉर्मल, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जीनोटाइप होगा, मेल के पास चूंकि एक्स और वाई होता है और कलर ब्लाइंडनेस की जीन लगी हुई होती है एक्स के ऊपर, और ये बंदा नॉर्मल है तो इसका एक्स जो है वो नॉर्मल है। हम कैपिटल एन से शो कर देते हैं कलर ब्लाइंड की नॉर्मल जीन को, यानी इस जीन के होते हुए कोई शख्स कलर ब्लाइंड नहीं होता। मेरे और आपके अंदर यही वाली जीन मौजूद है, इस वजह से हम कलर ब्लाइंड नहीं है। अब इसने शादी की है एक हेटेरोजाइगस वुमेन से। हेटेरोजाइगस वुमेन का क्या मतलब है? देखिए, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से, ये हेटेरोजाइगस है, इसका मतलब इसके पास दोनों एक्स के ऊपर डिफरेंट जीन्स हैं। एक ये वाली जीन है इसके पास जो नॉर्मल वाली है, लेकिन एक ये वाली जीन है जो कलर ब्लाइंड करवाने वाली है। क्या ये कलर ब्लाइंड होगी? बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नॉर्मल होना ये डोमिनेंट फीचर है, कलर ब्लाइंड होना ये एक रिसेसिव फीचर है। तो चूंकि नॉर्मल होना डोमिनेंट फीचर है तो ये वाली जीन जीत जाएगी और इसको अपना काम करने नहीं देगी, तो इस वुमेन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसको हम नॉर्मल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैरियर। कैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अपने अंदर तो मसला नहीं है, लेकिन इसके बच्चों के अंदर बीमारी जा सकती है। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द चांस ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। देखिए, इसका ना कोई रूल है, आप सन के बारे में मदर को देखकर बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मदर अगर नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब उसके पास दोनों जीन्स नॉर्मल वाली हैं, तो सारे सन नॉर्मल होंगे सारे। मदर अगर कलर ब्लाइंड है, यानी उसके पास दोनों जीन्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड वाली हैं, तो सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड होंगे, सारे लड़के। और मदर अगर कैरियर है, यानी उसके पास एक जीन नॉर्मल है और एक जीन कलर ब्लाइंडनेस की है, जो कि यहाँ वाली कंडीशन है, तो 50% सन जो है वो नॉर्मल आएंगे और 50% सन जो है वो कलर ब्लाइंड आएंगे। यानी अगर 4 लड़के हैं तो 2 लड़के जो हैं वो नॉर्मल होंगे, उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, और 2 लड़कों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो यहाँ अगर आप सिचुएशन देखें तो ये फीमेल कलर ब्लाइंड है, तो इसके आधे लड़के नॉर्मल आएंगे, 50% लड़के नॉर्मल होंगे और 50% कलर ब्लाइंड होंगे। तो आपको बताना है कितने परसेंट कलर ब्लाइंड है? 50। इसको करके भी देख लेते हैं।
देखिए लड़का बनाने के लिए फादर के पास से आएगा वाई क्रोमोसोम और मदर के पास से आएंगे एक्स क्रोमोसोम। तो पहले ये वाला एक्स आ गया, ये बना एक्स वाई और ये वाला एक्स नॉर्मल था तो ये लड़का नॉर्मल होगा। दोबारा वाई आया और अब ये वाला एक्स इसके साथ मिला तो ये लड़का बना, लेकिन अब की बार जो लड़का है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो 50% नॉर्मल लड़के, 50% कलर ब्लाइंड लड़के। The enzyme used to seal the sticky ends of DNA restriction fragment is। ये क्वेश्चन लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के टॉपिक से जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा था, ये इसका क्रोमोसोम है और ये इसके पास एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। आपने इसमें से प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड के ऊपर छोड़ा एक अदद एंजाइम जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, इसके अंदर एक कट लगाया, इसने कट लगा दिया, एक जगह बना दी। फिर आपने क्या किया, ये इंसान का सेल लिया, ये इसका डीएनए था, फिर आपने इस इंसान के डीएनए में से एक छोटा सा पीस निकाला, सपोज कर लेंगे इंसुलिन बनाने वाला डीएनए। अब आपने ये पीस लगाना है इसमें। अब ये पीस आपने जब यहाँ ला के रखा तो आपने एक एंजाइम छोड़ा, उसने क्या किया, इस पीस को और इस पीस को जोड़ दिया, तो ये कुछ इस तरह का हो गया, ये वो पीस लगा हुआ है। ठीक है, वो एंजाइम जो डीएनए के इन पीसेस को जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब है, डीएनए लाइगेज जो है ये ग्लू के तौर पर बिहेव करते हैं और ये जो एंड्स होते हैं डीएनए के जो पीसेस होते हैं दो, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा, अब ये जो डीएनए बना है इसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो सोर्सेस का डीएनए शामिल है। अब इसे दोबारा से डाल दिया जाएगा बैक्टीरिया में, फिर इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस है। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो पॉलीमर बनाने के काम आता है। अगर आप डीएनए से बना रहे हैं आरएनए, ठीक है, जो कि आप प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त करते हैं, अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो जो एंजाइम आप यूज करेंगे उसे हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने वाला एंजाइम। और अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जब सेल डिवाइड होना चाहता है तो अपने डीएनए की कॉपी करता है, तो डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, ये वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, इसका काम डाइजेशन होता है, इसका काम बायोटेक्नोलॉजी में नहीं है। एडिनोसिन डीअमाइनेज एडीए, ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारे सेल की डिवीजन के लिए चाहिए होता है और इसके ना होने से एक अदद बीमारी होती है जिसका नाम है SCID। ये इसी चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। इसके अंदर हमारे बी सेल और टी सेल, ये जो दो इम्यून सिस्टम के सेल हैं, इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसे तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और इसके लिए जीन थेरेपी के ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं अभी, क्योंकि ये जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होता है। Now, which of the following statement is false based on Darwin's theory of evolution? तो डार्विन का पॉइंट कौन सा नहीं है ये हमने देखना है। नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जाहिर है ये तो डार्विन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डार्विन कहता है ये कि नेचर उन्हें सेलेक्ट करता है जिनके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं और उन्हें ख़त्म कर देता है जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती, तो नेचर ही है जो ड्राइविंग फोर्स है एवोल्यूशन की। अच्छा, फेवरेबल जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर एंड मोर कॉमन इन इंडिविजुअल्स थ्रू आउट देयर लाइफ, ये बिल्कुल सही है। वही बात कि जिनके पास अच्छे फीचर्स होते हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, तो वो उनमें बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक शेर है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने शिकार करना सीख लिया, एक ने नहीं सीखा, जिसने नहीं सीखा वो मर जाएगा, जिसने सीख लिया ये उसके अंदर फेवरेबल वेरिएशन है। अब ये आगे पास करता चला जाएगा और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ स्ट्रांग होती जाएगी। देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन स्पीशीज। डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि एनिमल्स के पास प्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिज्म के पास। एक प्लांट जो है वो हज़ारों स्पोर प्रोड्यूस करता है एक वक्त में, एक इंसान जो है वो एक इजैकुलेशन में, एक ह्यूमन मेल जो है वो एक इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जबकि सिर्फ एक चाहिए आपको एक बच्चा बनाने के लिए। ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर नॉट 100% अलाइक, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिविजुअल को तो छोड़ें, ये पॉइंट में कह रहे हैं कि ऑल इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशी, यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 100% अलाइक नहीं होते। डार्विन ने तो इतना कहा था कि एक माँ बाप के दो बच्चे एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते, इवन अगर वो ट्विंस भी है ना तब भी वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? उनमें हमेशा माइनर वेरिएशंस होती हैं। अगर दो बच्चे हैं, उनको अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर दे दूं, कागज़ का एक टुकड़ा दे दूं, तो एक बच्चा खाली उसे फोल्ड करके मुझे दे देगा और दूसरा बच्चा जो है जहाज़ बना के देगा,
तो रिसोर्सेज दोनों के पास सेम थे, टाइम दोनों के पास सेम था, लेकिन जो एबिलिटी होती है किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करने की वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। तो ये चारों जो है ये पॉइंट्स ट्रू हैं, इनमें से कोई पॉइंट जो है वो फॉल्स नहीं है, तो हमारा आंसर है नन ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर एक्सेप्ट, देखें प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, जो फूड चेन होती है उसके अंदर सबसे नीचे जो है वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जो अपना खाना खुद बनाता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, सारे प्रोड्यूसर्स हैं। इनको खाने वाला जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो जो घास खाने वाले हैं, जो प्लांट्स खाने वाले हैं, जो ये तमाम जो है, या जिसे आप कहते हैं हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो आपने इसमें हर्बीवोर ढूंढना है। अच्छा सॉरी, इसके अंदर 4 जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, आपने वो ढूंढना है जो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, यानी हर्बीवोर नहीं है। तो आपको पता है ग्रास हॉपर जो है वो भी घास खाता है, ठीक है, तो ये हर्बीवोर है, ये हमारा आंसर नहीं है। आपको पता है शीप जो है वो भी घास खाती है, तो ये भी हर्बीवोर है। गाय जो है वो भी घास खाती है, रैबिट जो है वो भी प्लांट्स खाता है। तो जो फ्रॉग है वो चूंकि एक कार्निवोर है, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होते, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये खाते हैं हर्बीवोर्स को। ओके, द सी जोन बिलो 2000 मीटर इज कॉल्ड। चैप्टर नंबर 12 के अंदर मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है। तो वहाँ पर समंदर जो है उसकी डिवीजन करके दिखाई गई है। समंदर को आप एक तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली से 2 एरियाज़ में डिवाइड करते हैं हम। अगर यहाँ से पानी जो है वो ये साहिल है और ये गहरा नीचे जा रहा है, तो एक एरिया ये है कि जहाँ पे शैलो वाटर है, दिस इज नोन एज नेरेटिक जोन, नेरेटिक। और बाकी ये डीप वाटर होता है, दिस इज नोन एज ओशियानिक जोन। ये आपने डिवाइड किया है एक्स एक्सिस पे। एक डिवीजन होती है वाई एक्सिस पे, आप वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। वर्टिकली कैसे डिवाइड करते हैं आप, सरफेस से लेकर 200 मीटर तक, ये कहलाता है यूफोटिक। 200 मीटर ये यूफोटिक होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट पहुँचती है। इसके नीचे से शुरू हो जाता है एफोटिक। अब इस एफोटिक के अंदर 200 मीटर से लेकर, ये 200 है, और 2000 मीटर तक ये कहलाता है बेथियल जोन और बेथियल। और 2000 मीटर के नीचे वाला जो एरिया है वो कहलाता है एबिसल जोन। ये तो कंप्लीट डार्क होता है। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई पार्ट होता है ऐसा जो ग्लो कर रहा होता है ताकि उन्हें शिकार करने में आसानी हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल की हो, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो टिश्यू की हो, चाहे वो ऑर्गन की हो, चाहे वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की हो। जब भी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस की जाएगी उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग की 2 टाइप होती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वो है जो खुद से हो रही है, आर्टिफिशियल वो है जो हम करवाते हैं। तो आपने डॉली का नाम सुना होगा, डॉली द शीप, तो वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग से पैदा की गई थी। मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 4 में कि ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे की जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। ये तीनों जो है ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। ये आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में जो है वो मिल जाएगी। आइडेंटिकल ट्विन्स, ये वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो होता क्या है, स्पर्म और ओवम मिले, इसके नतीजे में बना जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर ये डीएनए है। नॉर्मली क्या होता है, ये जाइगोट डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं। ये एक सेल है और ये इसके साथ चिपका हुआ होता है दूसरा सेल। फिर इससे 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं और इससे एक बेबी बनता है। किसी वजह से अगर ये 2 सेल एक दूसरे से अलग हो जाएं, ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, और ये दोनों अलग अलग जाकर अटैच हो जाएं फीमेल की बॉडी में, यूट्रस में, तो इससे अलग बेबी बनेगा, इससे अलग बेबी बनेगा। चूंकि इनका डीएनए क्या है, सेम, यही वाला डीएनए था ना, इसमें भी यही डीएनए, इसमें भी यही डीएनए, तो इनके फीचर्स सेम होते हैं, शक्ल सेम होती है इनकी, इनका जेंडर सेम होता है। लड़के होंगे तो दोनों लड़के होंगे, लड़की होंगी तो दोनों लड़कियाँ होंगी, ब्लड ग्रुप इनका सेम होता है, आई कलर इनका सेम होता है, हाइट इनकी सेम होती है। तो ये सारे फीचर्स इनके सेम होते हैं, ये कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और ये एक नेचुरली कॉपी बन रहे हैं। तो ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल है। एसेक्सुअली प्रोडक्शन, एसेक्सुअली प्रोडक्शन के अंदर हमें पता है अगर एक अमीबा है और ये डिवीजन करता है और 1000 अमीबा बनते हैं तो सारे इसी के जैसे होंगे। तो एसेक्सुअली प्रोडक्शन जो है एग्जांपल होती है नेचुरल क्लोनिंग की। ट्यूमर, कैंसरस सेल जो होता है या ट्यूमर सेल जो होता है, एबनॉर्मल सेल, वो भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन से ही बनते हैं। ये जो डिवीजन होती है वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, सारे के सारे एबनॉर्मल सेल होते हैं।
तो वो भी बेसिकली उसके अंदर क्लोनिंग के अंदर आते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये नेचुरल क्लोनिंग की हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये होल एंजाइम नहीं है, ये होलो एंजाइम है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। होलो एंजाइम जो है वो किन दो चीज़ों से बना होता है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज करूंगा। बात कर लेते हैं एंजाइम की। ये जो एंजाइम है ना, इसकी दो टाइप्स होते हैं। एक वो कि जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, और एक वो कि जिनके अंदर प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। मैं NP लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन वाले हैं इनका नाम सिंपल है, दे आर कॉल्ड प्रोटियोजाइम। प्रोटियोजाइम, ठीक है। अब ये वाला जो एंजाइम है जिसके अंदर प्रोटीन भी है और जिसके अंदर नॉन प्रोटीन भी है, इसको कहते हैं होलो एंजाइम, या इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब गौर से सुना, इसका जो प्रोटीन पार्ट है, जाहिर है ना, अगर एक होलो एंजाइम है तो ये उसका एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, और ये मैं बना देता हूँ इसका दूसरा पार्ट, ये बस सिंपल समझने के लिए, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो अब इन दोनों के ना अलग अलग नेम्स होते हैं। ये जो प्रोटीन पार्ट है, ये वाला प्रोटीन पार्ट जो है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एपो एंजाइम। इस रेड वाले पार्ट के लिए एपो एंजाइम। और ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है ना, इसके लिए आपकी बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जबकि ये गलत है, ठीक है, ये एक मिस्टेक है बुक के अंदर। एक्चुअली जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर है ना, ये दो तरह का हो सकता है। ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक या ये हो सकता है ऑर्गेनिक, ठीक है। अगर तो ये ऑर्गेनिक है तो इसे हम कहते हैं, अच्छा, इसके लिए फर्दर दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली बात, अगर ये ऑर्गेनिक है और ये लूज अटैच है, दो कंडीशंस हैं। ऑर्गेनिक है और कैसे अटैच है, ये अटैच है लूज, यानी ये निकल सकता है, ये दोनों पीसेस अलग हो सकते हैं, लूज अटैच है, तो तब इसके लिए वर्ड यूज होता है को एंजाइम। को एंजाइम। और अगर ये ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, दोनों हो सकता है, लेकिन टाइटली अटैच है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक लेकिन टाइटली अटैच है, इस तरह अटैच है कि सेपरेट नहीं हो सकता, अब इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, माउस से लिखना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मैं दोबारा समझाता हूँ। एंजाइम की दो टाइप्स होती हैं, एक वो कि जिनमें सिर्फ प्रोटीन होता है, और एक वो कि जिनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन भी होता है। जिनमें सिर्फ प्रोटीन है वो कहलाते हैं प्रोटियोजाइम, जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन है वो कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन है, इसमें जो प्रोटीन पार्ट है ये कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एक्चुअली उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। बट आपकी बुक में नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आपने इसके साथ जाना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक है यानी कार्बन वाला है और लूजली अटैच है, बहुत आराम से अलग हो सकता है, तो ऐसे कोफैक्टर का नाम होता है कोएंजाइम। और अगर ये कोफैक्टर चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, लेकिन ये टाइटली अटैच है, अब हम इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगर यहाँ मैं आपकी बुक के हिसाब से इसे सॉल्व करूँ तो होलो एंजाइम वो होगा कि जिसके अंदर एपो एंजाइम हो, ठीक है, जिसके अंदर एपो एंजाइम हो, और दूसरी चीज़ क्या हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जबकि एक्चुअली होना चाहिए कि एपो एंजाइम हो और साथ में क्या हो, साथ में कोफैक्टर हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन आपकी बुक में चूंकि नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा हुआ है तो हम इसी के साथ जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू इसी से बनेगा।